Hello friends, welcome back to series of lectures. This is the 85th lecture of this series of CRPC and we are continuing with the topic maintenance, that is section 125 of the CRPC. In the previous lecture, we had seen the maintenance of the wife. Let's start with the maintenance of children today. Section 125, clause C. 125 clause 1, subclause C. If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his legitimate or illegitimate child, not being a married daughter who has attained majority, where such child is by reasons of physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself. मीन्स पहले क्लास सी देख लेते हैं, उसके बाद भी देखेंगे कि मेजॉरिटी अगर अटेन कर लिया किसी चाइल्ड ने, क्या उसको भी मेंटेनेंस मिलेगा? द आंसर इज यस इफ ही इज fulfilling these conditions. If he is a physical or mental abnormal or injury is unable to maintain itself, या फिर इस तरीके की इंजरी हो कि वो अपना मेंटेनेंस ना कर पाए, तब भी उसको मिलेगा। अब मेजॉरिटी में कुछ कंडीशंस है, तब मिलेगा उसमें। अब आ जाते हैं बिग क्लाउज बी पर। इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, यहाँ पर माइनर चाइल्ड whether married or not, unable to maintain itself. Now what is the meaning of word his? His related to father. Neglects or refuses to maintain his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not. अगर माइनर है तो वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप उसको मेंटेन करोगे। और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लेजिटमेट है या इलेजिटमेट है, बट ही शुड बी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। तो हर माइनर चाइल्ड को आप मेंटेन करोगे, फादर मेंटेन करेगा, रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज लेजिटमेट और इलेजिटमेट, मैरिड और अनमैरिड, इफ ही इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। और अब मेजॉरिटी की बात, his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority. मेजॉरिटी अगर अटेन कर लिया तब भी उसको मेंटेन करोगे, बशर्ते वो मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए। वेयर सच चाइल्ड इज, अब वो चाइल्ड जो मेजॉरिटी को अटेन कर रही है वो पर्टिकुलर कंडीशन में ही उसको फादर मेंटेन करेगा। वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजंस ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। अगर कोई बच्चा मेजर हो चुका है तो उस केस में फादर उसको मेंटेन तभी करेगा तब वो फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटी की वजह से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। उसमें भी अगर मेजर मैरिड डॉटर है और वो मेंटल और फिजिकल एबनॉर्मल है, देन ही इज नॉट लायबल टू मेंटेन हर। इन दैट सिचुएशन द हस्बैंड वुड टेक केयर ऑफ हर। अगर मेजर अनसाउंड मैरिड डॉटर है तो उसको मेंटेन करने का काम उसके हस्बैंड का होगा, ना कि फादर का। सो द जनरल रूल इज फादर इज लायबल टू मेंटेन हिज माइनर चिल्ड्रन एंड एबनॉर्मल चिल्ड्रन। अब माइनॉरिटी का एज लिमिट क्या होगा? 18, बिलो 18। सी वंस अगेन, हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। मान लो अगर माइनर चाइल्ड है, मान लो 16 साल का बच्चा है एंड ही स्टार्टेड अर्निंग ए लॉट, तो क्या उसका फादर उसको मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज इट इज रिटन अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। सो माइनर चाइल्ड में भी यू विल गेट मेंटेनेंस ओनली इफ यू आर अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। मान लो कि आपकी पढ़ाई के लिए आपको खूब सारा स्कॉलरशिप मिल रहा है और रहने खाने के लिए सरकार खूब सारा जगह दे रही है और सारी फैसिलिटीज दे रही है, बिकॉज ऑफ हिज मेरिट्स। एक टैलेंटेड चिल्ड्रन है और उसको सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है, then in this situation child is having sufficient means to maintain himself. Even if he is a minor, the father is not duty bound to maintain him because they are clearly writing unable to maintain itself. So minor के केस में it can be a legitimate child or illegitimate child, it can be a married or unmarried child. मैरिड डॉटर भी अगर है और माइनर है, माइनर के केस में अगर मैरिड डॉटर भी है तो भी उसका मेंटेनेंस फादर देगा।
So that is what comes out from the first part, married या unmarried daughter. If a minor daughter, she got married, then also the maintenance would be given by the father. तो ये फर्स्ट पार्ट से निकल के आता है, बट प्रोवाइजो में कुछ और लिखा हुआ है, इसको हम देखते ही व्हाट इट इज रिटन। सो माइनर बच्चे हैं, अगर लेजिटमेट इलेजिटमेट हैं, फादर को मेंटेन करने का काम है। अगर वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तब भी फादर मेंटेन करेगा उनको। अगर बच्चा डॉटर है एंड सी इज मैरिड, माइनर डॉटर मैरिड, माइनर सन मैरिड, तो उसको तो मेंटेन करेगा ही करेगा। इफ इट इज ए माइनर डॉटर मैरिड देन ऑल्सो मेंटेन बाय द फादर। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट प्रोवाइजो। provided that the magistrate may order the father of a minor female child referred to in clause B to make such allowance until she attains her majority if the magistrate is satisfied that the husband of such minor female child, if married, is not possessed of sufficient means। तो अभी हमने क्या देखा फर्स्ट इसमें क्लाउज बी में, दैट जो माइनर डॉटर है उसका मेंटेनेंस अगर मैरिड है तब भी कौन देगा, उसका फादर। सो एज पर क्लाउज बी, जो मेंटेनेंस है मैरिड या अनमैरिड डॉटर है, माइनर है वो, तो उसका मेंटेनेंस फादर देगा। बट दे आर पुटिंग इनटू द प्रोवाइजो दैट इफ द माइनर गर्ल इज मैरिड, अगर माइनर है और गर्ल है वो मैरिड है, देन फर्स्ट मेंटेनेंस इज गिवन बाय द हस्बैंड, पहले उसका मेंटेनेंस हस्बैंड देगा। एंड इट इज ओनली इफ द हस्बैंड इज इनकैपेबल ऑफ मेंटेनिंग हिज वाइफ दैट गर्ल, देन द फादर विल प्रोवाइड द मेंटेनेंस। हस्बैंड इनकैपेबल है, देन ओनली द फादर ऑफ द गर्ल विल maintain the child, the girl child, married girl child. So the primarily the duty of married minor girl is of her husband. If he is unable to maintain her, then the duty of the father. और अगर मेजर बच्चे हैं तब क्या होगा, 18 या 18 प्लस। अगर बच्चे मेजर हैं 18 या 18 से प्लस, देन बी इट लेजिटमेट और इलेजिटमेट, तब मेंटेनेंस एक ही केस में फादर देगा, इफ द चाइल्ड इज मेंटली और फिजिकली एबनॉर्मल एंड दैट चाइल्ड इज अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। अगर चाइल्ड नॉर्मल है, वंस ही और सी बिकम मेजर, देन नो नीड टू गिव द मेंटेनेंस बाय द फादर। और इसमें भी फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मल में अगर मेजर मैरिड डॉटर है, then the father will not give the maintenance, then who will give the maintenance? The husband. It is written in the clause C, his legitimate or illegitimate child not being a married daughter, मतलब मैरिड डॉटर को इन्होंने इससे बाहर निकाल दिया इस क्लाउज से। She will not fall in this clause C, sub clause C of clause 1. So neglects or refuses to maintain his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority where such child is by reasons of physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself. Means the major child, if you are major, then you do not have any right to get maintenance from your father. All of us, the moment you get 18 years, you do not have any right upon your father to obtain the maintenance. So if you are normal and a major child, then you will not get maintenance, whether legitimate or illegitimate. But if you are physically or mentally abnormal, then you can get, except the married daughter. If the daughter is major and mentally or physically abnormal, she would get the maintenance from her husband. If the daughter is minor, and if whether she is normal or abnormal, she would get the maintenance first from the husband, and if he is not capable, then the father will give the maintenance. So ये child वाला portion हो गया, this portion is of the wife portion, this is of child portion. Now this portion of getting the maintenance by the father or mother of a person, एक व्यक्ति के माता पिता मेंटेनेंस किस प्रकार लेंगे अपने बेटे से। If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain, if any persons having sufficient means neglects or refuses to maintain his father
or mother unable to maintain himself or herself. Means they are saying his father. His मतलब क्या? A male. You understand that to be a son. सन के father और mother. Son के father और mother who are unable to maintain themselves. His father or mother unable to maintain himself or herself. Then the son is duty bound to give maintenance to his father or mother, provided that the father or mother are incapable of maintaining themselves. So आप दोनों चीज देखोगे ना, son is capable of maintaining his father और mother. सब son के पास sufficient means है और father mother के पास नहीं है. दोनों चीज देखोगे आप. अब यहाँ पर एक पॉइंट है, क्या ये फादर और मदर अपने डॉटर से भी मेंटेनेंस ले सकती हैं? Because here they are using the word his. The judgment of Supreme Court says that they can claim even the maintenance from her daughter. So write down the case. Vijay Manohar Arbat. It is Vijaya, Vijaya, Vijaya Manohar Arbat versus Kasi Rao Rajaram Savai, 1987 Supreme Court. It was held that the word his in section 125(1) subclause D includes the daughters also, and therefore the maintenance can be claimed even from the daughter by the parents. So even the daughter is also liable to give maintenance to her parents. अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, कैन ए स्टेप मदर ऑल्सो ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम चाइल्ड? इसमें एक केस है, कीर्तिकांत डी वडोदरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1996 सुप्रीम कोर्ट. It was held that step parents cannot obtain maintenance from stepchildren. However, a stepmother in following circumstances can get maintenance. First, when stepmother is a childless widow. Means husband अगर मर चुका है और उसका अपना कोई चाइल्ड नहीं है, तो वो अपने स्टेप चाइल्ड से खर्चा ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है. फॉर एग्जाम्पल, एच हैड मैरिड W1. W पहली बीवी थी और W1 दूसरी. हस्बैंड मर गया और W का एक मान लो बच्चा है HS. मान लो W भी मर गई और W1 जिंदा है और उसका कोई बच्चा नहीं है. Can the W1 obtain the maintenance from HS? That is, can the W1 can get the maintenance from her stepson? अगर W1 का खुद का बच्चा होता, then no, she will not get a maintenance from HS as per the first point. इस पॉइंट के अनुसार. लेकिन अगर वो childless है, उसका कोई बच्चा नहीं है, and she is widow and her husband is dead, then she can claim maintenance from HS. So that is first point. Now second point, even if she is not a widow but she is childless and the husband is not capable of maintaining her, then she can get maintenance from the stepchild. Means उसका अपना husband जिंदा है but उसका कोई अपना बच्चा नहीं है और जो husband है वो मेंटेनेंस देने में कैपेबल नहीं है, तब वो उस husband की दूसरी वाइफ के बच्चे से मतलब अपने स्टेप चाइल्ड से मेंटेनेंस ले सकती है. और या फिर मर गया है हस्बैंड एंड सी इज ए चाइल्डलेस विडो, तब भी वो स्टेप चाइल्ड से मेंटेनेंस ले सकती है. एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टेप फादर को कभी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा उसके स्टेप चिल्ड्रन से. मदर को फिर भी मिल जाएगा बट स्टेप फादर नेवर गेट द मेंटेनेंस फ्रॉम हर हिज चिल्ड्रन, स्टेप चिल्ड्रन. अब एक क्वेश्चन है, क्या मदर से भी मेंटेनेंस लिया जा सकता है? Suppose H and W are married and they are having a minor child S. H is dead and W is earning a lot. W is earning a lot and she kicks out S out of her house. मान लो बच्चा 16 साल का है और उसको उसकी माता ने घर से निकाल दिया, या फिर घर से नहीं निकाला, कमाती तो खूब है 5 लाख 10 लाख रुपीज पर मंथ, पर उसको मेंटेनेंस ढंग से नहीं कर रही, उसको खाना ढंग का नहीं दे रही, कपड़े ढंग के नहीं दे रही, उसके पढ़ाई लिखाई के खर्चे नहीं दे रही, तब क्या एस डब्ल्यू से मेंटेनेंस ले सकता है? एज पर द लॉ द आंसर इज नो.
सेक्शन 125 CRPC में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि दैट चाइल्ड विल ऑब्टेन मेंटेनेंस फ्रॉम हर हिज मदर। बट एग्जाम में अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए तो इक्विटी और जस्टिस के बेसिस पर आप उससे मेंटेनेंस दिलवा सकते हो। सिंस वुमेन इज अ वनरेबल class of the society and child is also a vulnerable class, और 125 का पॉलिसी क्या है? To provide the social justice, to prevent the destitution and vagrancy. If the husband is dead, father is dead, then obviously the child would get maintenance from the property of his father. But suppose if his father is not having that property, left any property, अगर father ने कोई property नहीं छोड़ा है, in that case this is we cannot interpret the 125 CRPC strictly so as to it would be vagrant. Therefore, they have to allow the maintenance to him from the mother also. वैसे इस पे कोई अभी जजमेंट नहीं है, बट एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो प्रोग्रेसिव ऑर्डर आप पास कर सकते हो, बिकॉज इफ द मेंटेनेंस इज नॉट प्रोवाइडेड the very purpose of section 125 would be defeated. So if the word his is interpreted as the word her, जिस प्रकार से पेरेंट वाले केस में डॉटर से भी ले सकते हैं, सिमिलरली द वर्ड हिज इन दिस केस ऑल्सो द वर्ड हिज बी इंटरप्रेटेड as including her. So in the rare cases the child should also allowed to get maintenance from mother. क्योंकि अगर पेरेंट्स बेटे के अलावा बेटी से भी ले सकते हैं तो जो चाइल्ड है वो फादर की जगह अपनी साथ साथ मदर से भी ले सकता है। अगर फादर कैपेबल है फादर देगा, अगर फादर नहीं है और फादर इनकैपेबल है तो उस केस में यू कैन गो फॉर द प्रोग्रेसिव थिंकिंग, यू कैन गो फॉर ऑब्टेनिंग द मेंटेनेंस फ्रॉम द मदर ऑफ द चाइल्ड। फर्स्ट ड्यूटी इज ऑफ द फादर, देन इट इज ऑन द मदर, बट इस पर कोई ऐसा एस्टेब्लिश्ड लॉ नहीं है। बाई चांस एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, यू मे राइट इन दिस मैनर। नाउ लेट्स सी सेक्शन 128, a copy of order of maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings, as the case may be, shall be given without payment to the person in whose favor it is made, or to his guardian, if any, or to the person to whom the allowance for the maintenance or the allowance for the interim maintenance and expenses of proceedings, as the case may be, is to be paid. मीन्स जिस व्यक्ति के फेवर में ऑर्डर पास हुआ है उसको, अगर वो माइनर है तो उसके गार्जियन को, कोर्ट ने जिस भी व्यक्ति के फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है तो उसको एक मेंटेनेंस की ऑर्डर की कॉपी आप फ्री ऑफ कॉस्ट दोगे। अगर वाइफ ऑब्टेन द मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड एंड द ऑर्डर इज पास्ड इन हर फेवर, then the copy of the order is to be given and it should be provided free of cost to the wife, and such order may be enforced by any magistrate in any place. Such order may be enforced by any magistrate in any place where the person against whom it is made may be on such magistrate being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the allowance, or as the case may be expenses due. तो ये कहना चाह रहे हैं इंडिया में कहीं पे भी कोई भी मजिस्ट्रेट उस ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस को एनफोर्स करवा सकता है। वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि 125 में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है तो यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास होगा। अब मान लो ऑर्डर हो गया हस्बैंड के खिलाफ कि वाइफ को मेंटेनेंस देना है एंड ही इज नॉट गिविंग मेंटेनेंस टू वाइफ, वाइफ इज लिविंग इन दिल्ली एंड हस्बैंड गोन टू समवेयर एल्स, वो किसी और स्टेट में चला गया और वहाँ पर सेटल हो गया, तो वाइफ उधर जिस जगह पर वह हस्बैंड है उधर जाएगी और उस ऑर्डर की कॉपी को लेके जाएगी और उधर के लोकल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगी। जहाँ पर हस्बैंड रह रहा है उसके उधर के लोकल मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करने के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो वारंट इशू वारंट अगेंस्ट द हस्बैंड एंड रिक्वायर हिम टू फॉलो द ऑर्डर, टू फुलफिल द ऑर्डर, अदरवाइज ही कैन बी अरेस्टेड, और 1 महीने के लिए उसको जेल में डाल सकते हो। तो एनफोर्समेंट आप किसी भी जगह पर किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने करवा सकते हो वंस यू गेट द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। तो कह रहे हैं ये वेयर एवर इट मे बी whom it is made may be मतलब क्या, may be present, may be wherever he may be present,
the enforcement can be done there itself. Now let's see section 126. Yes, section 126 is talking about the jurisdiction. So 125 का पिटीशन कहाँ डाल सकता है उसके jurisdiction के बारे में बताता है ये 126. Proceedings under section 125 may be taken against any person in any district where he is or where he or his wife resides, or where he last resided with his wife, or as the case may be with the mother of the illegitimate child. So पहले लिस्ट देख लेते हैं. Who all can claim maintenance? Wife can claim maintenance. Then children. तो इसमें childrens में first legitimate children, illegitimate children can claim maintenance. और here parents can claim maintenance. क्योंकि सेक्शन 126 का हर क्लाउज हर सिचुएशन पर लागू नहीं होगा. वाइफ, लेजिटिमेट चिल्ड्रन, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, पेरेंट्स, अलग अलग क्लाउज अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई होगा. जितने भी क्लाउज ज्यूरिडिक्शन के दे रखे हैं हर क्लाउज हर सिचुएशन में लागू नहीं होगा. अब सपोज वाइफ को अपने लिए अगर मेंटेनेंस लेना है, वाई शुड सी फाइल द पिटीशन वेयर द हस्बैंड स्टेज विद द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड. क्योंकि वाइफ को अगर अपने लिए मेंटेनेंस चाहिए तो उसके लिए क्लाउज है लास्ट वाला. जैसे ये लिखा वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ और एज द केस मे बी विद द मदर ऑफ द लेजिटिमेट चाइल्ड. लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ तो समझ में आता है. जैसे वाइफ को अगर वो मेंटेनेंस चाहिए तो हस्बैंड लास्ट में जो वाइफ के साथ रहा होगा वहाँ पे वो पिटीशन डाल सकती है. लेकिन लास्ट वो अपने मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड के साथ जहाँ रहा था उससे लॉफुली वेडेड वाइफ को क्या मतलब है. So if you have to file the petition, you have to do the permutation and combination. Let's see it. You see wife कहाँ फाइल कर सकती है. पहला क्लाउज वेयर ही इज, तो जहाँ पे भी वो है उसके खिलाफ आप पिटीशन डाल सकते हो. जहाँ पर भी हस्बैंड है उसके खिलाफ डाल सकते हो. वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड्स, तो फिर जहाँ पर उसका हस्बैंड रहता है वहाँ पर डाल सकती है, या फिर वेयर सी रिसाइड्स, जहाँ पर हस्बैंड रहता है वहाँ पे भी कर सकती है, या फिर जहाँ खुद रहती है वहाँ पे भी कर सकती है. जहाँ पर उसका हस्बैंड है वहाँ पर कर सकती है, और जहाँ पर रहता है उसका हस्बैंड वहाँ पे कर सकती है, या फिर खुद रहती है वहाँ पर कर सकती है. तो जहाँ भी है उसका हस्बैंड वहाँ पर कर सकती है, जहाँ रहता है वहाँ, या फिर खुद रहती है वहाँ पर. वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विद हिज वाइफ, सो वेयर H&W लास्ट रिसाइडेड वहाँ पर भी कर सकती है. लेकिन ये लास्ट वाला क्या कहता है, और एज द केस में भी वेयर द मदर ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड, शी इज द लॉफुली वेडेड वाइफ, किसी और लेडी से उसका हस्बैंड का रिलेशनशिप था, एंड देयर द हस्बैंड इज रिसाइडिंग विद दैट लेडी विदाउट मैरिज एंड द चाइल्ड वाज बोर्न. सो वहाँ पर वाई शुड दिस वाइफ बी अलाउड टू फाइल द पिटीशन देयर. तो वहाँ पर जब बच्चा फाइल करेगा मेंटेनेंस के लिए पिटीशन, तो वो तब वहाँ पर फाइल कर सकता है जहाँ पर वो अपनी मदर के साथ रहा था. तो ये जो लास्ट पार्ट है वो इसके साथ नहीं आएगा. सो वाइफ कैन फाइल द पिटीशन वेयर ही इज, जहाँ पर है हस्बैंड, वेयर सी रिसाइड्स, जहाँ पर वो रह रही है, या वेयर हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट रिसाइडेड. उसी तरीके से लेजिटिमेट चाइल्ड, फॉर द लेजिटिमेट चाइल्ड प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 may be taken against any person in any district where the father reside, जहाँ पर उसका फादर है वहाँ, और वेयर ही रिसाइड्स, वेयर द फादर रिसाइड्स. अब वेयर वाइफ रिसाइड्स, अब इसका क्या मतलब है. बच्चे को वेयर द वाइफ ऑफ द फादर रिसाइड्स उससे कोई मतलब नहीं है. हाँ, अगर माइनर है, वेयर द चाइल्ड इज माइनर एंड ही इज स्टेइंग विद हर मदर और हिज मदर, तो फिर वो मदर कहाँ रिसाइड कर रही है, वेयर सी रिसाइड्स, वो हो सकता है. इफ द चाइल्ड इज माइनर एंड she is residing with her or his mother, the child can file the suit wherever the mother resides. तो अगर माइनर है तो जिस प्रकार से माँ को प्रिविलेज मिला है कि जहाँ पर वो खुद रहती है वो फाइल कर सकती है सूट, तो बच्चे के बिहाफ पे माँ अगर फाइल करेगी तो उसको भी प्रिविलेज मिलना चाहिए कि जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर वो फाइल कर सकती है. तो H और W जहाँ लास्ट रहे थे उससे कोई मतलब नहीं है बच्चे को. H और W जहाँ पर लास्ट रहे थे वहाँ पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से कंसर्न है, चाइल्ड इज नॉट कंसर्न विद दैट. सो द चाइल्ड कैन ओनली फाइल द सूट वेयर द फादर इज और वेयर द फादर रिसाइड्स, और इफ द चाइल्ड इज माइनर देन वेयर द चाइल्ड इज रिसाइडिंग विद हर मदर. तो इस पोर्शन से वेयर द हस्बैंड वाइफ
resided last, इस पोर्शन से कोई मतलब नहीं बच्चे को, और ये जो इलेजिटमेट वाला पोर्शन है इससे भी कोई लेजिटमेट वाले चाइल्ड को मतलब नहीं है। इलेजिटमेट वाले केस में वेयर ही इज, यहाँ पर है फादर, या फिर वेयर ही रिसाइड्स, और वेयर द मदर ऑफ इलेजिटमेट चाइल्ड रिसाइड्स, वेयर द मदर ऑफ इलेजिटमेट चाइल्ड रिसाइड्स, ये भी आ जाएगा। और या फिर वो वाला पार्ट, और द इज द केस में भी विद द मदर ऑफ द इलेजिटमेट चाइल्ड, मतलब फादर उस इलेजिटमेट चाइल्ड के मदर के साथ लास्ट जहाँ पर रहा था वहाँ भी वो चाइल्ड टीसन डाल सकता है। तो यहाँ पर ऐड कर लेना वेयर द फादर इज, इसी प्रकार से वेयर द फादर इज, वेयर ही रिसाइड्स, और वेयर मदर ऑफ इलेजिटमेट चाइल्ड रिसाइड, और या फिर फादर लास्टली रिसाइडेड विद द मदर ऑफ द इलेजिटमेट चाइल्ड। ये मदर वाले पॉइंट में जो माइनर वाला पॉइंट बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइनर है तो रहेगा तो मदर के साथ ही, अगर मदर के साथ रह रहा है तो मदर को वो प्रिविलेज मिलना चाहिए कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ वो मदर अगर अपने लिए करती सूट तो उसको मिलता ज्यूरिडिक्शन, बच्चे के लिए कर रही हूँ तो जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे भी ज्यूरिडिक्शन उसको बच्चे को भी मिलना चाहिए। पेरेंट्स के केस में क्या होगा, वेयर ही इज जहाँ पर वो रह रहा है, और वेयर ही रिसाइड्स, लास्ट वाले जो हैं रिसाइडिंग विद वाइफ वगैरह और ये पेरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएंगे। वेयर द चाइल्ड इज और वेयर द चाइल्ड रिसाइड्स, तो वहाँ पर पेरेंट्स फाइल कर सकते हैं। वेयर द पेरेंट्स रिसाइड्स इज नॉट रिटन इन सेक्शन 126। नोट डाउन ए केस विजय कुमार प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार and another's 2004 Supreme Court. In this case it was held that all clauses were not applied in all cases, and how they will apply it is explained in this. What is the meaning of he is मतलब जहाँ पे भी जैसे कोई घूमने भी गया है तो वहाँ पे भी कर सकते हो, रहता कहीं और है वो, जैसे दिल्ली में रहता है पर गया वो लखनऊ है तो ही इज लखनऊ में कर सकते हो। अब जहाँ पेरेंट्स रहते हैं वो जगह भी आनी चाहिए, बिकॉज इक्विटी रिक्वायर्स पेरेंट्स आर ओल्ड, क्योंकि पेरेंट्स अगर वृद्ध हैं, ओल्ड दे आर ओल्ड, 80 70 80 90 साल के हैं, सो उनको बेटे की जगह पे बार बार जाना पड़ेगा, तो जहाँ रहते हैं वहाँ पे मौका मिलना चाहिए, पर 126 में लिखा नहीं है। अब इसमें एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जैसे पेरेंट्स ने जहाँ पर उनका बेटा रहता वहाँ कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी सेक्शन 406 में फॉर द ट्रांसफर, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू ट्रांसफर द प्रोसीडिंग टू ए कोर्ट विच डज नॉट हैव टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर ट्रांसफर कर सकता है, उसको पावर है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। आप सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर करवा सकते हो लेकिन डायरेक्टली इट विल नॉट बी अलाउड। नाउ लेट्स सी क्लॉज 2, all evidence in such proceedings shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, and shall be recorded in the manner prescribed for someone's cases. So ये जो proceedings होंगे they will be tried in the summon trials method, and the proceedings जो होंगे ये respondent के presence में ही proceedings होंगे, but the court may dispense with the personal attendance of the respondent, and in that case his lawyer has to be present. तो ये समझने वाली बात है। सम्मन मेथड से ट्रायल होगा, एक्चुअली इट इज नॉट ट्रायल बट सम्मन प्रोसीडिंग्स हैज टू बी फॉलोड, सो ऑब्वियसली dispensation of the appearance also given to the respondent. Now let's see proviso. Here they are talking about the ex parte proceedings. Provided that if the magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made in is willfully avoiding service or willfully neglecting to attend the court, the magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte, and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms including terms as to payment of costs to the opposite party as the magistrate may think just and proper. अब ये ex parte proceedings की बात कर रहे हैं। रेस्पोंडेंट को सम्मन गया, रेस्पोंडेंट इज विलफुली अवॉइडिंग द रिसीविंग ऑफ सम्मन्स,
और someone receive कर लिया but he is not making appearance. So order 9 rule 6 CPC में order 9 rule 6 1A आपने अगर पढ़ा हो वहाँ पर ex parte proceedings देखते हो आप, तो उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं you can take ex parte proceedings and pass a order against the respondent. लेकिन वो अगर चाहे तो 3 महीने के अंदर उसका setting aside of order कर सकता है. The magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte and any order so made may be set aside for good cause shown on an application made within 3 months from the date thereof, subject to such terms including terms as to payment of cost, etc. within 3 months from the date thereof, subject to such terms, etc. CPC में setting aside का कितना period है? Article 123 of the Limitation Act, it is 30 days. Here to set aside the ex parte order, they are providing 3 months. Obviously, it is not a civil suit, so the limitation 123 etc. will not apply. Neither will Order 9 Rule 6 will apply. Order 9 Rule 6 1A will also not apply. It is self-contained provision. Since it is a self-contained provision, तो उसी क्लॉज के अंदर अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स कर सकता है, लेकिन सेटिंग असाइड के लिए इट इज़ 3 मंथ टाइम गिवन. मान लीजिए अगर 3 मंथ में सेटिंग असाइड नहीं कर पाए तो क्या कॉन्डोनेशन ऑफ डिले मिलेगा? लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 5 सिंस इट अप्लाइज टू द सिविल मैटर, सो कॉन्डोनेशन ऑफ का प्रोविजन इसमें अप्लाई नहीं होगा. Now clause 3, the court in dealing with applications under section 125 shall have power to make such order as to costs as may be just. एप्लीकेंट का जो खर्चा लगा होगा उसका कॉस्ट पे करने के लिए रेस्पोंडेंट को कोर्ट बोल सकती है. अब एक क्वेश्चन है कि हस्बैंड वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है 125 सीआरपीसी में? नहीं ले सकता, बट अंडर 2425 न्यू मैरिज एक्ट में ले सकता है. अब हम देखेंगे सेक्शन 127. 127 में क्या है, एक बार जैसे मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया, मेंटेनेंस ऑर्डर इज डन, अब उसके बाद की सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है सेक्शन 127. मीन्स अगर कोई सिचुएशन बदल जाए, वाइफ स्टार्ट्स अर्निंग, जैसे कि वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया और वाइफ स्टार्ट्स अर्निंग, देन कैन द हस्बैंड पुट्स एन एप्लीकेशन टू कैंसिल द मेंटेनेंस ऑर्डर, टू वैकेट द मेंटेनेंस ऑर्डर बिकॉज नाउ शी इज अर्निंग, और टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस. उसी प्रकार से मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया हस्बैंड के खिलाफ और उसके बाद वाइफ ऑब्टेन्ड द डिवोर्स एंड नाउ द वाइफ गेट रीमैरिड, तो उसके रीमैरिज के बाद क्या हस्बैंड एप्लीकेशन डाल सकता है फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द मेंटेनेंस ऑर्डर. ऑल दिस पॉइंट्स यू विल फाइंड इन दिस सेक्शन 127. मीन्स द सिचुएशन सब्सिक्वेंट टू ओरिजिनल मेंटेनेंस ऑर्डर. सो सेक्शन 127, ऑन प्रूफ ऑफ ए चेंज in the circumstances of any person receiving monthly allowance for the maintenance or interim maintenance. So this section is talking about the both a person who is receiving monthly allowance or ordered under the same section, means ordered to pay the monthly allowance. तो दोनों के change of circumstances की बात कर रहे हैं. फिर से पढ़ो. On proof of a change in the circumstances of any person receiving under section 125 a monthly allowance for the maintenance. For example, say wife is receiving a monthly allowance. If there is later on change in circumstances of the wife for the interim maintenance or ordered under the same section. Ordered under the same sections means what? The respondent, the husband in this example. Husband is ordered under the section to pay a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife. जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें वाइफ है, पर अदर एग्जाम्पल्स में इट कुड बी ऑफ चाइल्ड, फादर और मदर, एज द केस मे बी. द मजिस्ट्रेट may make such alteration as he thinks fit in the allowance for the maintenance or the interim maintenance as the case may be. So कोई भी चेंज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो पहले हस्बैंड वॉज अर्निंग 50,000, द कोर्ट ऑर्डर्ड टू गिव मंथली 20,000 टू वाइफ, बट नाउ से बिकॉज ऑफ रिसेशन हस्बैंड की नौकरी चली गई है, उसकी सैलरी कम कर दी, मान लो उसकी सैलरी 30,000 कर दी, तो इन कॉन्सिक्वेंस द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ शैल बी रिड्यूस. हो सकता है उसके 12,000 कर दे, 10,000 कर दे. अब क्योंकि हस्बैंड के इनकम में फ़र्क आ गया तो वाइफ का मेंटेनेंस भी अल्टर हो जाएगा एंड वाइस वर्सा. Now suppose husband is earning sufficient 1 lakh rupees per month and he is ordered to give 25,000 per month to give wife. Suppose wife
बिकम सेल। अब उसके इलाज में पर मंथ 5,000 एक्स्ट्रा रुपीज़ का खर्चा होना शुरू हो गया। नाउ कैन ही बी ऑर्डर टू पे नाउ 30,000 रुपीज़। 25 तो पहले दे ही रहा था, तो 5,000 बीमारी के इलाज के लिए भी ऑर्डर हो सकता है। So whenever the circumstances change, the maintenance amount can be increased or the maintenance amount can be decreased. Now clause 2, where it appears to the magistrate that in consequence of any decision of a competent civil court, any order made under section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel the order or as the case may be vary the same accordingly. अब मान लो 125 में प्रोसीडिंग्स हुए और उसमें मेंटेनेंस अमाउंट 50,000 अवार्ड हो गया पर मंथ का टू द वाइफ। उधर सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में प्रोसीडिंग्स चल रहे थे एंड इन द सिविल सूट द कोर्ट हैज अवार्डेड 50,000 रुपीज। तो जब सिविल सूट में 50,000 रुपए मिल रहे हैं एंड द टोटल मेंटेनेंस इज 50,000, विल नॉट द हस्बैंड विल ऑर्डर गेट दिस ऑर्डर कैंसल्ड? ऑब्वियसली ही कैन। या फिर मान लो सिविल कोर्ट ने 40,000 का मेंटेनेंस दे दिया, तो यहाँ पर 50 में से 40 कम करके अमाउंट कैंसिल करवाओगे कि नहीं? अमाउंट को कम करवाओगे। दिस कोर्ट बिलीव दैट इट शुड बी 50,000 और सिविल कोर्ट मानती है कि 40,000 होना चाहिए। तो जो 50,000 चला आ रहा था पहले से, उसमें विल गेट रिड्यूस टू 40,000, तो 10,000 यहाँ और 40,000 वहाँ। So whenever a civil court passes a judgment in the award of maintenance and the wife is already drawing maintenance under CRPC, so accordingly the amount of the CRPC वाला maintenance can be varied or can be cancelled. मान लो इन द सिविल सूट पूरा मेंटेनेंस मिल गया तो CRPC वाला कैंसिल होगा। मान लो अगर कम मेंटेनेंस बना सिविल सूट में, तो उसको डिडक्ट करके जो बढ़ गया CR 125 में CRPC में दैट विल बी गिवन। अब इसी का एक काउंटर पार्ट आप देखिएगा क्लास 4 में। एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिग्री फॉर द रिकवरी of any maintenance or dowry by any person to whom a monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 125, the civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovered by such person as monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them as the case may be in pursuance of the said order. तो ये जो रिपीट करते हैं ना मेंटेनेंस एंड इंटर मेंटेनेंस, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मेन पॉइंट इन दिस इज दैट व्हेन द सिविल कोर्ट पासेस एन ऑर्डर एक्सेस द अमाउंट, व्हेन द सिविल कोर्ट पासेस द जजमेंट एक्सेस द अमाउंट, दिस सिविल कोर्ट विल टेक इनटू द कंसीडरेशन द अमाउंट ऑफ वाइफ और द पार्टी कंसर्न हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड अंडर द CRPC। अब मान लो एक सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुए, CRPC 125 में यू आर ऑब्टेनिंग मेंटेनेंस पर मंथ, CRPC में आपको मेंटेनेंस मिल गया सिंस द मंथ ऑफ जनवरी 2016। अक्टूबर 2016 तक आप मेंटेनेंस ले चुके हो, तो कितना मिल गया? 10 महीने का ले गया। मान लो 25,000 रुपये पर मंथ का बना है और उसमें ले लिया आपने 2.5 लाख टोटल मिल गया आपको 10 महीने का। 2,50,000 यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड। अब उधर सेक्शन 18 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में प्रोसीडिंग्स चल रहे थे एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2016 the court has to pass a judgment and the court decided the maintenance amount has to be 30,000 per month। और कोर्ट जनवरी 2016 से एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस भी देगा। जनवरी 2016 में सूट किया था, उस दिन से एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस भी मिलना है। अक्टूबर में ऑर्डर पास हो रहा है तो आपको कितना मिलेगा? 10 महीने हो गए तो 3 लाख हुआ। इधर एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस 3 लाख मिलेगा अक्टूबर तक का। नवंबर ऑनवर्ड्स आपको 30 हज़ार पर मंथ मिलता जाएगा, लेकिन पिछले 10 महीने का एरियर्स मिलेगा आपको। लेकिन जब एरियर्स दिलाने की बात आई तो कोर्ट ने पाया कि 2,50,000 आप ऑलरेडी ले चुके हो 125 की प्रोसीडिंग्स में, तो फिर वो उसको एडजस्ट करके आपको कितना मिलना चाहिए? 50,000। सो दैट इज द कैलकुलेशन द कोर्ट हैज टू डू। उसके आगे के लिए द कोर्ट विल पास ऑर्डर ऑफ 30,000। और जब 30,000 का ऑर्डर यहाँ पे हो ही गया तो 25,000 आपको अलग से क्यों मिलेगा? So the civil court first of all take into the consideration whatever amount you have taken. उसके बाद November onwards 30,000 per month you will getting. Now the husband will file an application under section 127 clause 2 before the magistrate for 125 orders to be cancelled. Means 30,000 आपको सिविल कोर्ट से मिल ही रहा है तो 25,000 की आपको जरूरत नहीं है, that should be cancelled। और एरियर कैलकुलेट करने पर कोर्ट ने पाया कि 2.5 लाख आपको मिल चुका है ऑलरेडी,
तो 3 लाख में से 2.5 लाख माइनस करके 50,000 सिर्फ आपको मिलेंगे. सो दैट कैलकुलेशन इज कॉल्ड द एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट. So in the CRPC, the magistrate also has to adjust the amount. It can be cancelled also, or the amount can be changed when the civil court has passed the order. And the civil court also, on passing the order, has to take into consideration the amount that has already been paid. So basically, there are points. कि पहला पॉइंट यह है कि जब सिविल कोर्ट मेंटेनेंस अवार्ड करेगा तो वो कंसीडर करेगा कि 125 में आपको कितना मेंटेनेंस मिल गया और दैट अमाउंट टू बी डिडक्टेड और उसका एडजस्ट करेगा. दूसरा पॉइंट है कि जब सिविल कोर्ट ने मेंटेनेंस अवार्ड कर दिया आगे के लिए, जब एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट होने के बाद मिल गया, तो उसमें देखा जाएगा 125 सीआरपीसी में आपको कितना अमाउंट मिल रहा है. सिविल कोर्ट ने अगर सीआरपीसी वाले से ज़्यादा मेंटेनेंस दे दिया फिर सीआरपीसी वाले को कैंसिल करवाओ. सिविल कोर्ट ने अगर सीआरपीसी वाले से कम मेंटेनेंस दिया तो सीआरपीसी वाले अमाउंट को एडजस्ट करवाओ. अब मान लो सिविल कोर्ट ने 30,000 पर मंथ का मेंटेनेंस दे दिया, सीआरपीसी में ऑलरेडी आपको 25,000 मिल रहा है, तो जैसे ही आपको 30,000 का अमाउंट मिलना शुरू होगा उसको आप कैंसिल करा दीजिए. डबल तो मिलेगा नहीं, 55,000 तो आपको मिलेगा नहीं टोटल. अब मान लीजिए सिविल कोर्ट ने सिर्फ 20,000 का मेंटेनेंस दिया जबकि मजिस्ट्रेट के अनुसार 25,000 मिलना चाहिए, तो फिर क्या करोगे? सिविल कोर्ट का 25,000 आपको देना ही पड़ेगा. तो सिविल कोर्ट के को आप रिड्यूस करा लो तो फिर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 25,000. Now shift over to clause 3, where any order has been made under section 125 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that the woman has, after the date of such divorce, remarried, cancel such order as from the date of her remarriage. Suppose H and W are married. Somewhere here they got divorced. W moved an application for maintenance. Suppose W got maintenance on this date. W को maintenance मिल गया इस दिन. And the maintenance is going on. And W get remarried to H1 on this date. डिवोर्स के बाद उसने मेंटेनेंस लिया और उसकी शादी हो गई H1 से, और मेंटेनेंस उसको मिल रहा है, उस बीच में उसने शादी कर ली किसी और से. ऑब्वियसली अब उसको मैरिज के बाद तो मेंटेनेंस मिलेगा नहीं. अब H को बाद में पता चला ऑन दिस डेट कि उसकी शादी हो चुकी है. एंड ही फाइल्ड ए पिटीशन अंडर सेक्शन 127 फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द मेंटेनेंस. एंड द कोर्ट आफ्टर hearing passes the order on this date, passes the order for the cancellation of maintenance. अब इस डेट पे कैंसिलेशन का ऑर्डर आया है. Now the question is, this order will be effective from which date? This date or this date? That is the date of order or date of marriage. The order will be effective from the date which she lost her right to obtain the maintenance. That is the date of marriage. So the cancellation is also from that date. So इस बीच में जो मेंटेनेंस मिल चुका है W को, उसका क्या होगा? वो वापस करना पड़ेगा W को. That will be the amount due upon her and she has to return back that money to husband. So she has to return back the money to the husband. So date of marriage तक जो भी मिला that is fine, लेकिन date of marriage के बाद जो भी मेंटेनेंस उसको मिला that has to be returned by wife. So read it once again. Where any order has been made under section 125 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that the woman has, after the date of such divorce, तो डिवोर्स जब ऑफ सच डिवोर्स रीमैरिड, तो डिवोर्स के बाद जब मैरिज कर लेते हो आप, यू हैव लॉस्ट द राइट ऑफ मेंटेनेंस. सो फ्रॉम द डे ऑफ रीमैरिज यू लूज इज द राइट ऑफ मेंटेनेंस. अब ऑर्डर तो डेट ऑफ रीमैरिज पे नहीं आएगा, उसके लिए उसको फाइल करना पड़ेगा, फिर प्रोसीडिंग्स चलेंगे. आफ्टर दैट द ऑर्डर विल कम. सो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन बाद में आएगा. So जो ऑर्डर होगा, बट वो जो ऑर्डर होगा आएगा लास्ट बाद में, that would be effective from the date of remarriage. Now let's see clause C. B बाद में करेंगे. The woman has obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her rights to maintenance or interim maintenance
as the case may be, after her divorce, cancel the order from the date thereof. अब यहाँ पर ध्यान रखना, the woman who has obtained the divorce, हस्बैंड ने यहाँ पर डिवोर्स नहीं दिया है। क्लाउज सी तभी लगेगा जब वुमेन herself obtained the divorce, जबकि क्लाउज ए में द वुमेन आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स। क्लाउज ए में हस्बैंड भी दे सकता है डिवोर्स और वाइफ खुद भी ले सकती है। शुरू का पार्ट पढ़ो। वेयर एनी ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 125 इन फेवर ऑफ अ वुमन हु हैज बीन डिवोर्स्ड बाय और हैज ऑब्टेन्ड ए डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। फिर क्लाउज ए का द वुमन हैज आफ्टर द डेट ऑफ सच डिवोर्स। सच डिवोर्स मीन्स व्हाट? द वुमन हैज बीन डिवोर्स्ड बाय द हस्बैंड, या तो हस्बैंड ने वुमेन को डिवोर्स दिया, या फिर ऑब्टेन्ड सच डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड, वाइफ ऑब्टेन सच डिवोर्स। जबकि क्लाउज सी में एक अलग कैटेगरी डाल रहे हैं, कैटेगोरिकली अलग से कह रहे हैं ये, द वुमेन हैज ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। सो द क्लाउज सी विल apply only when the woman obtained the divorce from her husband. When the husband divorced the woman, तब clause A लग जाएगा, लेकिन clause C will not apply. The woman has obtained a divorce from her husband and that she had voluntarily surrendered her rights to maintain or interim maintenance after her divorce. Cancel the order from the date thereof. Here, what is the meaning of date thereof? ये डेट देयर ऑफ का मतलब क्या होगा? डेट ऑफ डिवोर्स होगा या डेट ऑफ सरेंडर होगा? इट इज डेट ऑफ सरेंडर। मान लो देयर इज अ वुमन, एच एंड डब्ल्यू आर मैरिड, समवेयर हेयर डब्ल्यू ऑब्टेन्ड ए मेंटेनेंस ऑर्डर। मैरिज के दौरान ही, ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ मैरिज, हस्बैंड मेंटेनेंस दे नहीं रहा था, वाइफ ने मेंटेनेंस ले लिया उससे 125 में। मेंटेनेंस चल रहा है एंड समवेयर हेयर द वाइफ ऑब्टेन्ड द डिवोर्स। मेंटेनेंस चल रहा है समवेयर हेयर द वाइफ ऑब्टेन्ड द डिवोर्स, और इस जजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी उसको मेंटेनेंस मिलेगा until she may remarried. So divorce के बाद she keep going on to take the maintenance. Suppose somewhere here she voluntarily surrenders the right to take the maintenance. Divorce के बाद या तो वो डिवोर्स के समय में सरेंडर कर दे, डिवोर्स लेते समय वो लिख के दे दे कि दैट आई विल नॉट टेक मेंटेनेंस, या फिर डिवोर्स ले लिया उसके बाद उसने कहीं यहाँ पे लिख के दे दिया दैट आई विल नॉट टेक मेंटेनेंस, मीन्स व्हाट? शी हैज वेव्ड हर राइट ऑफ मेंटेनेंस। She has waived her right of maintenance after divorce. So in that case they are saying कि जिस दिन भी उसने सरेंडर किया था उस डेट से the maintenance order will be cancelled. So कोर्ट मान लो इस डेट पे कैंसिल करता है, then it will relate back to the date which she has surrendered her right. एक पॉइंट था whether the daughter is married or unmarried, parents can get maintenance from her daughter. But parent only get maintenance when daughter is earning herself. अगर हस्बैंड के पास करोड़ों रुपए हैं और वाइफ के पास भी करोड़ों रुपए हैं बट वो हस्बैंड के हैं, then they will not get maintenance from her. अब एक सिचुएशन है जिसमें हस्बैंड शादीशुदा है, वो किसी और डब्ल्यू से शादीशुदा है, फिर वो W1 से बोलता है मैं उससे शादी कर लेता है और बोलता है कि मैं W को डिवोर्स दे दूंगा, और उस पर बिलीव करके W1 H से शादी कर लेती है और उसके बाद H W को डिवोर्स नहीं देता है। क्या उस पर स्टॉप अप्लाई होगा और क्या उसको मेंटेनेंस मिलेगा W1 को? बिकॉज सिंस W1 नोज दैट H इज मैरिड, सिर्फ उसके प्रॉमिस पे कि मैं डिवोर्स कर दूंगा, ऐसे प्रॉमिसेस वैलिड नहीं माने जाते। प्रॉमिसेस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, प्रॉमिसेस अगेंस्ट मैरिज नहीं माने जाएंगे। वो बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, उसको मैं बाद में डिवोर्स कर दूंगा, वो बाद में डिवोर्स करेगा ये और इससे शादी कर लिया तो ये मैरिज वर्ड होगी, बिकॉज सी नोज ही इज ऑलरेडी मैरिड, देयरफॉर शी विल नॉट गेट मेंटेनेंस W1। सेक्शन 406 में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो विदाउट एप्लीकेशन मूव करे, ट्रांसफर नहीं करता किसी को, बट सिंस सुप्रीम कोर्ट इज एन एपेक्स कोर्ट और आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट पास पावर्स हैं, तो उसका इस्तेमाल कर 142 आर्टिकल का इस्तेमाल कर सुओ मोटो ट्रांसफर कर सकता है। 406 में ऐसा नहीं लिखा है, बट अंडर आर्टिकल 142 इट कैन बी डन। 125 CRPC में मदर और फादर का दोनों का डिस्टिंक्ट राइट है, मिला के अगर रह रहे हैं तो वो ले सकते हैं, बट दे आर हैविंग डिस्टिंक्ट राइट, वो अलग अलग भी ले सकते हैं। फादर से अगर बच्चे ने क्लेम किया मेंटेनेंस
और माइनर है बच्चा तो उसके गार्डियन को आप मेंटेनेंस कोड दिलवाएगी। इफ़ द चाइल्ड इज़ अंडर द गार्डियनशिप ऑफ मदर तो मदर को दोगे आप। नानी के है तो नानी को, दादी है दादी को, जिसको भी गार्डियन कोर्ट अपॉइंट करेगा उसको दोगे मनी। अब एक पॉइंट है यहाँ पे, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल व्हेन सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल ऑर्डर द मेंटेनेंस। तो इधर सेल नहीं लिखा, why it is may written. So since it is the satisfaction of the magistrate and after getting the proof of neglect or refusal, magistrate also check whether the respondent is having sufficient means or not. दोनों के means को बैलेंस करना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन हो मजिस्ट्रेट को कि कंडीशन फुलफिल हो गई फिर भी वो मना कर दे मेंटेनेंस देने से, ऐसा नहीं होगा। The word may as written in order to just declare that the magistrate may award the maintenance after examining the all issues. अब कोई सिचुएशन है, किसी व्यक्ति से उसके माता पिता भी मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, उसकी वाइफ भी मेंटेनेंस लेना चाहती है, किसी को मेंटेन नहीं कर रहा, तो क्या जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उनकी अलग अलग एप्लीकेशन होगी पर उनको ट्रायल जॉइंट हो सकता है। एक पॉइंट है कि 125 में जब भी वारंट इशू होगा दैट शुड बी अ डिस्ट्रेस वारंट, वो वारंट डिस्ट्रेस होगा। डिस्ट्रेस वारंट मतलब पहले आप उसको गिरफ्तार नहीं करोगे, यू विल सेंड हिम ए सो कॉज नोटिस, मीन्स गिरफ्तार तो करोगे आप पर गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजोगे, गिरफ्तार करके ही विल ब्रॉट टू द कोर्ट, he will be brought to the court and he will be asked to show cause why he shall not be imprisoned, and then if he is not having explanations then you will put him into the jail, so that is called the distress warrant. So ये जो इधर वारंट की बात कर रहे हैं that is not the warrant to directly arrest and put him into the custody, it is the warrant to arrest him and bring him before the magistrate so that the magistrate can ask him to show cause notice as to why he shall not make liable to pay the amount, or if he does not pay then why he does not send to custody. तो पहले आप उसको एक्सप्लेनेशन का मौका दोगे और फिर भी अगर वो नहीं करता है पेमेंट तो उस केस में आप उसको जेल में डाल सकते हो। एक केस, डॉटर अगर मेंटली डिसेबल है और हस्बैंड इज़ नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हर, तो क्या उस केस में फादर को बाउंड कर सकते हैं टू गिव मेंटेनेंस? द आंसर इज़ नो। माइनर के केस में कर सकता है बस, मेजर केस में नहीं कर सकते। एक पॉइंट, क्या पार्टीशन के बाद पेरेंट्स को मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? तो पार्टीशन को और इसको कंपेयर मत करिएगा, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑलवेज पेरेंट्स, चाहे पार्टीशन करो या ना करो, वो शेयर क्लेम नहीं करेंगे, बट दे कैन क्लेम मेंटेनेंस इफ दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ। अगर पेरेंट्स के एक से ज़्यादा बच्चे हैं देन ऑल आर लायबल टू पे द मेंटेनेंस, बट if they are capable to give the maintenance. So in that case it will be seen which child is capable of giving maintenance or not. 125 में grandparents का कोई रूल नहीं है, you cannot claim the maintenance from the grandparents, but Hindu Adoption and Maintenance Act में आपको provisions मिल जाएंगे, तो child grandparents से नहीं कर सकता claim 125 में। अब एक क्वेश्चन है, can a woman in living relationship get maintenance? Can a woman in living relationship get the maintenance? If the living relationship is such, and in that the presumptions of section 114 is made, wherein they are presumed to be married and the marriage is not reverted, then she can claim the maintenance under section 125 as lawful wedded wife. Means दो व्यक्तियों का लिविंग रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें मैरिज का प्रिजम्पशन हो सके और मैरिज का प्रिजम्पशन रिवर्ट नहीं हुआ है, मीन्स दे आर हस्बैंड वाइफ, देन इन दैट केस शी कैन क्लेम अंडर CRPC. बट इफ शी इज इन लिविंग रिलेशनशिप एंड दैट इज नॉट अमाउंट टू मैरिज, अगर लिविंग रिलेशनशिप 125 में लाई करता है तब तो एज वाइफ यू कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर 125 CRPC, लेकिन अगर लिविंग रिलेशनशिप डज नॉट अमाउंट टू मैरिज, in that case you can only obtain the maintenance only under the Domestic Violence Act. अगर मैरिज में अमाउंट इट डज नॉट अमाउंट टू मैरिज तब आप खाली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ही ले सकते हो मेंटेनेंस, और आप 125 CRPC में और
हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं ले सकते। अगर नॉर्मल लिविंग रिलेशनशिप है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस में ले सकते हो। नाउ लेट्स कम बैक टू 127 के 3 के बी में। ये आपको तब तक समझ में नहीं आएगा बेसिकली जब इद्दत पीरियड, जो मुस्लिम लॉ का इद्दत पीरियड है, उसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत नहीं आता हो। सो वेयर any order has been made under section 125 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that the woman has been divorced by her husband. So here they are talking about a woman has been divorced by her husband and that she has received, whether before or after the date of said order. Said order means after the date of maintenance order, the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce, cancel such order. In the case where such sum was paid before such order from the date on which such order was made, in any other case from the date of expiry of the period, if any, for which maintenance has been actually paid by the husband to the woman. यहाँ पर you see that they are talking about, पहला पॉइंट तो है that husband has divorced the wife, दूसरा पॉइंट है under some customary or personal law any amount or a particular amount has to be paid on divorce पर under the customary or personal law any amount of the maintenance has to be paid. The amount is paid to her and she has received that particular amount. Read again. The woman has been divorced by her husband and that she has received, whether before or after the date of said order. Means maintenance order के पहले या maintenance order के बाद, she has received the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce. इसमें थोड़ा सा मुस्लिम लॉ का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। इसी इन द मुस्लिम लॉ, इन द मुस्लिम पर्सनल लॉ, वेन एवर द हस्बैंड डिवोर्सेज द वाइफ, जब भी डिवोर्स होगा, अंडर द पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ, इट इज़ रिक्वायर्ड दैट फॉर द इद्दत पीरियड यू, इट मीन्स 3 months पीरियड आफ्टर द डिवोर्स, 3 menstruation cycles, 3 lunar months, इद्दत पीरियड के दौरान ही हैज़ टू गिव द मेंटेनेंस. As per the Muslim personal law, he has to give the maintenance for 3-month period. मतलब ये जो 3 महीने का इद्दत पीरियड है, सिर्फ उसके लिए वो मेंटेनेंस देगा. मान लो 3 महीने के बाद उसने 3 महीने का लमसम अमाउंट फिक्स करके, अगर 20,000 पर मंथ के हिसाब से, उसने 60,000 रुपीज़ उसको पे कर दिया. So they are talking about this situation that under some customary or personal law, the husband is bound to give a particular amount to her as maintenance for a particular period under the Muslim personal law. हालांकि ये लॉ अब लागू नहीं होता because you know the maintenance has to be given to her until she get married to someone else. So now the law is different, but forgetting that law, but still we have to understand the clause. So for understanding topic, suppose the husband has to give a lump sum amount for this iddat period. उसने मान लो 60,000 रुपये दे दिए फॉर दिस इद्दत पीरियड मेंटेनेंस, इधर उसने 60,000 रुपये दे दिए और उधर मेंटेनेंस का ऑर्डर है ऑलरेडी, फिर वो मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल होगा कि नहीं? अब हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में सिर्फ इद्दत पीरियड का आपको मेंटेनेंस मिलेगा और मजिस्ट्रेट ने अगर आपको ऑर्डर कर दिया मेंटेनेंस का, सपोज बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ इन 125 द मेंटेनेंस ऑर्डर इज पास्ड and somewhere here the husband divorces the wife and after the divorce we say this in 3-month period iddat period he gave the maintenance. 3 महीने का उसने लमसम अमाउंट दे दिया मेंटेनेंस का, तो आप 125 का मेंटेनेंस का ऑर्डर कैंसिल करवाओगे कि नहीं? बिकॉज आफ्टर इद्दत she will not get any more maintenance, therefore the order of 125 should get be cancelled. So they are talking about this situation कि उसको लमसम पेमेंट मिल गया मेंटेनेंस का, then you have to get the order of magistrate भी cancelled. अब सवाल ये है कि जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है वो कैंसिल होगा, वो किस डेट से इफेक्ट करेगा कैंसिलेशन का. So read it again. The woman has been divorced by her husband
and that she has received, whether before or after the date of said order, the whole of sum which, under any customary personal law applicable to the parties, was payable on such divorce, cancel such order. So they are saying after or before the said order. After or before the said order. He has made the entire payment. यहाँ पर it is the case of after the order. Order पहले आया और maintenance उसके बाद मिला है. It can be a case of before the order also. अब मान लो H ने W को यहाँ पर डिवोर्स दे दिया. H given the divorce at this stage to W and he has paid maintenance also for this period, this 3 months. After that, somewhere here, W obtains an order of 125 maintenance. The court passed the order because court is not aware the maintenance is already paid. तो court ने order pass कर दिया. Now H applies for the cancellation of this order on the ground that कि मैंने maintenance का जो payment है वो पहले कर दिया है. On that ground H ने इस ground पे cancellation लिया. So here on this date the order is passed of cancellation. मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ इस डेट को, कैंसिलेशन की एप्लीकेशन मूव हुई, कैंसिलेशन का ऑर्डर पास हुआ इस डेट को. अब सवाल उठता है कैंसिलेशन किस डेट से इफेक्ट होगी. सिमिलरली इन द फर्स्ट एग्जांपल सपोज कैंसिलेशन की एप्लीकेशन इधर गई, कैंसिलेशन की एप्लीकेशन गई और फिर कैंसिलेशन ऑर्डर इस डेट को आया, तो विच डेट से इट विल टेक इफेक्ट. सो दैट इज व्हाट दे आर राइटिंग in these two clauses. So wherever the woman has obtained a lump sum amount under the personal law, for example in the Muslim law for the iddat period, so thereafter the order of the magistrate should be get cancelled for the maintenance should be get cancelled because she had already been paid the amount. So the magistrate thereafter will cancel the order under 127. But the cancellation will take place from what date? That is the question in these two clauses. They are saying cancel such order in the case where such sum was paid. In the case where such sum was paid before such order from the date on which such order was made. देखो इस केस में ऑर्डर किस डेट का है, इस डेट पर, and sum was paid before this order, sum was paid here. So the magistrate later on cancel the order on which date. So date of order के बाद ही magistrate bind कर सकता है husband को. bind करने की जरूरत नहीं है कि उसने ऑलरेडी पे कर दिया है यहाँ पे मेंटेनेंस लमसम. तो जिस दिन ऑर्डर पास हुआ था उसी दिन से ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा. इन सेकंड क्लॉज दे आर सेइंग इन एनी अदर केस. पहले वाले में क्या था कि if the sum was paid before such order. In second clause they are saying in any other case means such sum was paid after such order. In any other case from the date of expiry of the period. In any other case the cancellation will be from the date of the expiry of the period, if any, for which maintenance has been actually paid by the husband to the woman. Means what in this example में from the date of the expiry of the iddat period. यहाँ पर order पहले आया, order was given first 125. After that the divorce takes place. Divorce के साथ he has paid the maintenance. जब divorce दिया जिस दिन उसी दिन maintenance दे दिया. Later on the magistrate cancels the order because he had paid the maintenance. अब इस period के लिए तो उसने maintenance दिया चलो क्योंकि it was his duty. इस पीरियड के लिए पर्सनल लॉ में उसको मेंटेनेंस दे दिया ऑलरेडी. अब इसके बाद और मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है. तो किस दिन के बाद देने की ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस? जिस दिन इद्दत पीरियड ख़त्म हो जाए. सो द कैंसिलेशन विल टेक प्लेस द डेट वेयर द इद्दत पीरियड एक्सपायर्स. सो रीड इट वंस अगेन. वेयर एनी ऑर्डर हैज़ बीन मेड under section 125 in favor of a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that, then clause B, the woman has been divorced by her husband. तो यहाँ पर सिर्फ वही केस आएगा या अगर husband divorce करेगा वही केस आएगा बस. And that she has received whether before or after the date of said order. ऑर्डर के पहले रिसीव कर लिया था या ऑर्डर के बाद रिसीव किया था. द होल ऑफ द सम विच अंडर एनी कस्टमरी और
personal law applicable to the parties was payable on such divorce. So the situation is you are taking the example of Muslim personal law, and in the Muslim personal law, the husband has to pay the maintenance for the iddat period. So that is the amount he has to pay. So therefore, after the iddat period under the personal law, he is not required to pay any amount. But I have told already that the law has changed now after the delivery of the Supreme Court judgment, and now the husband has to pay the maintenance until she get remarried for the entire period after the divorce. फिर भी इसको समझने के लिए हम वो एग्जांपल ले रहे हैं. समझ लो अभी भी आपको 3 महीने का मेंटेनेंस देना है. 3 महीने का मेंटेनेंस आपको देना है. जिस दिन आपने डिवोर्स दिया उस दिन 3 महीने का आपने मेंटेनेंस दे दिया. सपोज तो पहली सिचुएशन देखी थी हमने, मजिस्ट्रेट ने पहले से ऑर्डर पास कर रखा है मेंटेनेंस का ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने स्टेट को पास किया. मेंटेनेंस वाज गिवन. इस डेट पे डिवोर्स हुआ. डिवोर्स के साथ ही पेड द मेंटेनेंस ऑफ 3 मंथ्स. इन 3 मंथ्स का इद्दत पीरियड का ये मेंटेनेंस उसने हस्बैंड ने उसी टाइम दे दिया जिस दिन डिवोर्स दिया. पहले से मेंटेनेंस ऑर्डर है, अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेटेड एंड गिव द मेंटेनेंस ऑफ 3 मंथ. तो वो भी हो गया. सो एज पर द ऑर्डर डिवोर्स तक मेंटेनेंस 3 इद्दत पीरियड तक का वो मेंटेनेंस दे चुका. डिवोर्स तक का मेंटेनेंस वो पहले ही दे चुका. डिवोर्स के बाद के 3 महीने का वो दे चुका. Now after this iddat period, the husband applies for the cancellation of the order, maintenance order, and the magistrate obviously has to cancel the maintenance order, and therefore the magistrate has to cancel the order. Now the question arose, the cancellation will take effect from what date? Obviously ये जो period है इसमें तो maintenance has to be given, और iddat period के लिए तो maintenance has to be given. उसके बाद you are not required to get the maintenance. Therefore, the cancellation will be done the date from where that period expires. So that is one case. The other case is कि husband wife के बीच divorce हो गया और divorce पे maintenance husband ने अपने आप दे दिया उसको for that period, और उसके बाद वो maintenance दे नहीं रहा. वाइफ ने केस किया और वाइफ ने ऑर्डर ले लिया मजिस्ट्रेट से हेयर और मेंटेनेंस. हस्बैंड ने दोबारा एप्लीकेशन फाइल किया दैट आई हैव ऑलरेडी पेड दैट वाल मेंटेनेंस, सो आई डिड नॉट नीड टू पे द एनी मोर मेंटेनेंस. दैट पीरियड में मेंटेनेंस दे चुका हूँ, सो देयरफॉर आई डिड नॉट लायबल टू गिव एनी मोर मेंटेनेंस. द मजिस्ट्रेट विल कैंसिल द ऑर्डर एंड द कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर विल टेक प्लेस प्रैक्टिकली फ्रॉम विच डेट? ऑन द डेट which he has passed the order. This date on which he has passed the order. जिस दिन उसने ऑर्डर पास किया था उसी दिन वो कैंसिल माना जाएगा. So this is the first clause and this is the second clause. So this situation is talking about first clause where the sum is paid before the maintenance order, and in this situation is talking about the second clause in other case where the maintenance is paid after the maintenance order. Maintenance order यहाँ पे हुआ और sum is paid here, उसके बाद cancellation order लिया. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब जो पर्सनल लॉ जैसे जो एग्जांपल मुस्लिम लॉ का हमने देखा वो अगर है ही नहीं तो फिर इसका यूज किधर किधर होगा. और कोई कस्टमरी लॉ या पर्सनल लॉ हो और वो वर्ड नहीं हुआ तब इसका एप्लीकेशन होगा. अदरवाइज ऑल्सो अगर इस बिटवीन टू कॉमाज इस पार्ट को हम हटा दें और इसको पढ़ें हम, द वुमेन हैज बीन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड. हस्बैंड ने डिवोर्स दिया वुमेन को एंड शी हैज रिसीव्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ द said order the whole of the sum which was payable to such divorce. Cancel such order. अदरवाइज ऑल्सो अगर कोई कस्टमरी या पर्सनल लॉ नहीं है और आफ्टर डिवोर्स और उस मेंटेनेंस ऑर्डर के पहले या बाद में वुमेन को हस्बैंड ने एक लमसम अमाउंट दे दिया होल ऑफ द सम एज ए मेंटेनेंस. होल ऑफ द सम एज ए मेंटेनेंस. बी और सी में एक बात ध्यान रखना, यहाँ वुमेन हैज ऑब्टेन्ड द डिवोर्स और यहाँ पर वुमेन हैज बीन डिवोर्स्ड बाय द हस्बैंड. हस्बैंड ने यहाँ पर डिवोर्स किया है, यहाँ पे वुमेन ने डिवोर्स लिया है और उसने वेव ऑफ कर दिया वॉलंटरली सरेंडर हिज राइट, जैसे कि मुस्लिम लॉ में खुला होता है, खुला पर्सनल लॉ. सो पर्सनल लॉ में जैसे खुला होता है तो वुमेन ने ऑब्टेन ए डिवोर्स, उसने
वॉलेंटरली वेव ऑफ कर दिया, जैसे खुला कर दिया तो वॉलेंटरली वेव ऑफ माना जाता है। बट यहाँ पर सिचुएशन इज कि हस्बैंड ने दिया वुमेन को, और इधर वुमेन ने दिया हस्बैंड को डिवोर्स। वैसे खुला अदर देन द डिवोर्स, डिवोर्स तलाक और खुला में अंतर है थोड़ा, बट गिविंग एन एग्जांपल। सो उस केस में भी ये क्लॉज अप्लाई हो सकता है, बट उस सिचुएशन का भी कोई जजमेंट वगैरह या क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, बट अगर एज वे ऑफ इंटरप्रिटेशन देखें तो अप्लाई हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। नाउ फॉर होल ऑफ दिस टॉपिक 125 CRPC चैप्टर 9 के लिए write down some points. Chapter 9 is a self-contained provision. Chapter 9 is a self-contained provision, and the rest of the CRPC will not apply excepting to the provisions relating to issue of process. Related to issue of process. क्योंकि सब कुछ इसी के अंदर ही है, बस सम्मन वगैरह के लिए आप बाकी का CRPC पढ़ोगे। रेस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स आर प्रोवाइडेड इन चैप्टर 9 itself. ज्यूरिडिक्शन वगैरह सब कवर्ड है इसमें। नाउ द सेकंड पॉइंट, इफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट पासेस द मेंटेनेंस ऑर्डर विदाउट हैविंग ज्यूरिडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन नहीं था उसने, फिर भी अगर मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर दिया है, देन इट विल नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग्स एंड द ऑर्डर विल स्टिल बी इफेक्टिव। मीन्स विदाउट ज्यूरिडिक्शन अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर दे जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर भी ऑर्डर इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, चैप्टर 9 elaborately contains all aspects of maintenance, therefore the high court will normally not interfere in the proceedings under section 482. Next point, in the matters of chapter 9 a appeal will not lie, rather a revision will lie. मीन्स मेंटेनेंस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते, रिवीजन में जा सकते हो। रेदर द रिवीजन विल लाई। नेक्स्ट पॉइंट, सिंस द प्रोसीडिंग्स ऑफ सेक्शन 125 आर नॉट प्योर सिविल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 11 ऑफ CPC विल नॉट अप्लाई। हाउएवर द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, एंड वंस द एप्लीकेशन ऑफ 125 हैज बीन हर्ड and finally decided, the application cannot be heard again for the same facts. मान लीजिए उन्हीं फैक्ट्स पे अगर एक बार एप्लीकेशन डिसाइड हो गया और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, उन्हीं फैक्ट्स पे आप दोबारा मेंटेनेंस मांगते हो, देन द कोर्ट विल नॉट गिव मेंटेनेंस। अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाएं, देन यू ऑब्वियसली कैन गो फॉर द फ्रेश एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द हस्बैंड डाइज the wife cannot claim maintenance under section 125. अब हस्बैंड मर जाएगा तो, क्योंकि डायरेक्टली CRPC 125 में डायरेक्टली हस्बैंड से क्लेम कर सकती है ना मेंटेनेंस, और हस्बैंड मर जाएगा तो फिर किससे क्लेम करेगी? जबकि हिंदू मेंटेनेंस एक्ट वगैरह में देयर आर प्रोविजंस वेयर द वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिम, LRs also. Point, next point, a civil court cannot pass an injunction order against the proceedings of section 125. Civil court cannot pass an injunction order against the proceedings of section 125. मान लो वाइफ ने एच के खिलाफ सेक्शन 18 में एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट उसमें प्रोसीडिंग्स फाइल कर रखा है, and the civil suit is going on, and the same wife here files a petition of 125 before the magistrate. Can this civil court pass an injunction that no, you cannot file under section 125? The answer is no, because the purpose of 125 is सिविल में चल रहा है, फिर भी हम फास्टर प्रोसीडिंग्स के थ्रू हम जल्दी से जल्दी आपको मेंटेनेंस दे देंगे। That is the very policy of section 125. Therefore, the civil court cannot issue an injunction against the proceedings of 125. Next one, इसी में देख लो ये, the very policy of section 125 is that speedier proceedings can be taken up under section 125 to grant maintenance to the petitioner. So that's it for this topic and this lecture also. Thank you for watching this lecture.